आज का हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम लोग इसी प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है, जिस विषय को पढ़ना है उसे हम लोग देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु, मतलब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे पहले स्क्रीन के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु नंबर 1, राज्यकर्ता के रूप में। यहाँ देख लीजिए आप लोग, प्रत्येक राज्य की कुछ विशेषताएं होती हैं और वह अपने भूगोल, जनसंख्या, कूटनीति और राष्ट्रीय हित की सीमाओं द्वारा सीमित होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इन तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है। यहाँ विषय वस्तु से कहने का तात्पर्य है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं तो इसमें हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से विषय जो है पढ़ने आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ने आवश्यक है कि एक राज्य, चूँकि उसकी विशेषता ही होती है कि उसके भूगोल, उसकी जनसंख्या, उसकी कूटनीति और राष्ट्रीय हित, तो ये तमाम चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये एक पहला विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राज्य की सीमा के बारे में, राज्य के भूगोल के बारे में, राज्य की जनसंख्या के बारे में और उसकी कूटनीति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, विषय राष्ट्रीय हित। प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि दूसरे राज्यों की तुलना में उसके राष्ट्रीय हित की पूर्ति अधिकतम हो। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के हितों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय हित कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र का अपना क्या 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 भलाई है, वो अपनी भलाई के लिए, अपने देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने देश के सांस्कृतिक विकास करने के लिए, राजनीतिक विकास करने के लिए वह विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंध बनाता है। और जब यह दूसरे राज्यों की तुलना में वो हमेशा ही चाहेगा कि हमारा राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में दे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के हितों का अध्ययन करना आवश्यक होता है कि अन्य राष्ट्र के हित क्या हैं, उसकी तुलना में हम अपने राष्ट्र के हितों को भी पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, राष्ट्रीय शक्ति। यदि किसी देश के पास राष्ट्रीय शक्ति होगी तभी वह विदेश नीति के उद्देश्य को क्रियान्वित कर पाएगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार राष्ट्रीय शक्ति होती है। यही कारण है शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। यहाँ शक्ति कहने का तात्पर्य या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कहने का तात्पर्य कोई शारीरिक शक्ति से नहीं है, कोई बल इत्यादि से नहीं है, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ होता है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, उसके मस्तिष्क के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है। जैसे जब हम किसी एक राष्ट्र के बारे में सोचते हैं या उसके विषय में बात करते हैं तो उसकी पूरी छवि हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि हम लोग उससे प्रभावित होते हैं। क्या चीज़ से प्रभावित होते हैं? उनके विकसित तकनीक से प्रभावित होते हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित होते हैं, उनके चिकित्सा व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्र हमें ज़बरदस्ती दबाव डालता है कि आपको हमें स्वीकार करना होगा, बल्कि हम खुद ब खुद प्रभावित हो जाते हैं कि वह राष्ट्र इतना शक्तिशाली है कि वह तकनीक के क्षेत्र में भी शक्तिशाली है, वह चिकित्सा के क्षेत्र में शक्तिशाली है, शिक्षा के क्षेत्र में शक्तिशाली है एवं विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिशाली। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव का नाम ही है राष्ट्रीय शक्ति, और ये प्रत्येक राष्ट्र के अंदर होना चाहिए और इसी का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु में करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
पॉइंट नंबर 4 यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, विदेश नीति। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण प्रकार करता है, उसका राष्ट्रीय हित सर्वाधिक हो। कोई भी राजनीति शास्त्र का छात्र बड़ी शक्तियों की विदेश नीतियों के अध्ययन के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नहीं समझ सकता। अतः विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब हम पढ़ते हैं तो हमें विदेश नीति को पढ़ना जरूरी होता है। विदेश नीति क्या है? विदेश नीति कि जब एक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या राजनीतिक विकास के लिए या सांस्कृतिक विकास के लिए जब दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ एक संबंध की तरफ अग्रसित होता है, तो हम कहते हैं कि वह विदेश नीति का पालन कर रहा है। और राष्ट्रीय हित की जहाँ तक बात है कि जब अपने देश की हम भलाई चाहेंगे, अपने राष्ट्र की भलाई चाहेंगे, तो हमें दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाना होगा, ताकि हम बड़े देशों के, बड़ी शक्तियों के बारे में जब हम अध्ययन करें तो हमें उनके नीतियों को सीखने को मिले। हम ये सीख सकें कि वो जो बड़ी शक्ति उस जगह पर जो वो गए तो उसके पीछे क्या कारण है। तो उन चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें अपने राष्ट्र की विदेश नीति के साथ साथ दूसरे या अन्य राष्ट्रों की विदेश नीति को भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत विदेश नीति की पढ़ाई जो है, विदेश नीति को पढ़ना बड़ा ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले पॉइंट में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इन संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रों के बीच संबंध विकसित हुए हैं। ये संस्थाएं हैं नाटो, सीटो, सार्क इत्यादि। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। ये संस्थाएं जो है वह अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, एक देश का संबंध जो दूसरे देशों के साथ होता है उसको विकसित कर रहे हैं। और ये संस्थाएं हैं नाटो, जिसे हम लोग फुल फॉर्म इसका बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड आप देख लीजिएगा सीटो। सीटो का जो फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ ही एक और नाम दिया है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म भी आप समझ लीजिए यहाँ पर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इस प्रकार ये समस्त संस्थाएं हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एक राष्ट्र का संबंध दूसरे राष्ट्र के साथ विकसित करता है। और इन संस्थाओं के बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही उसकी पढ़ाई को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए, नंबर 6, आर्थिक उपकरण। आज आर्थिक उपकरण जैसे विदेशी सहायता, कर्ज, व्यापार आदि राज्यों के आपसी संबंधों की दिशा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण साधन हैं। आज के इस दौर में आर्थिक उपकरण जैसे विदेशी सहायता, बहुत सारे राष्ट्र हैं जो दूसरे राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करते हैं। वो सहायता अनुदान के रूप में भी ले सकते हैं और कर्ज के रूप में भी ले सकते हैं और व्यापार के रूप में भी संबंध को बना सकते हैं। कर्ज के रूप में भी वो प्राप्त हो सकता है और व्यापार के रूप में भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करके भी इन संबंधों को बढ़ा सकता है। तो हम जब आर्थिक संबंध की पढ़ाई करते हैं, जब उसके विषय वस्तु की बात करते हैं, तो उसके विषय वस्तु में हमें विदेशी सहायता भी पढ़ना होता है, कर्ज भी पढ़ने होते हैं और व्यापार के बारे में भी पढ़ना होता है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट नंबर 7 देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। प्रमुख विषय वस्तु, और भी बहुत सारे विषय वस्तु है जिसकी पढ़ाई हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत करना पड़ता है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में जो तत्व महत्वपूर्ण है वह है राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, विचारधारा, विदेश नीति, कूटनीति, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रवाद, विश्व जनमत, सामूहिक सुरक्षा, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये चीज़ें क्या है। राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति को अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय शक्ति क्या है?
किसी राष्ट्र की उस क्षमता को कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करता है और जिसमें वो कभी अस्त्र या शस्त्र का व्यवहार नहीं करता है। उसके बाद राष्ट्रीय हित देखेंगे। जब कोई राष्ट्र आर्थिक, सांस्कृतिक या सैनिक या फिर राष्ट्र की भलाई के लिए विदेश नीति का पालन करता है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हित। उसके बाद हम देखेंगे विचारधारा। विचारधारा कहने से मतलब है कि यह एक भावात्मक लगाव या घृणा है जिससे व्यक्ति के अंदर नवीन और क्रांतिकारी दृष्टिकोण का जन्म होता है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ के प्रति भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक लगाव या फिर घृणा हो जाए तो वो एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण को जन्म देता है। उसके बाद देखेंगे हम विदेश नीति। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आर्थिक या राजनीतिक या सैनिक या सामाजिक किसी भी भलाई के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए जब संबंध बनाता है तो वो विदेश नीति कहलाता है। उसके बाद आप देखिएगा कूटनीति। कूटनीति का अर्थ है, कूटनीति राष्ट्रीय हितों की वृद्धि का साधन है। यानी कि जब एक राष्ट्र अपने हित की वृद्धि के लिए जब कुछ साधन को अपनाता है, कुछ कदम उठाते हैं तो उसे हम कहते हैं कूटनीति। नेक्स्ट देखेंगे निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना और ऐसे हथियारों को उत्पादित करने में या उत्पादन करने में रोक लगाना। यानी कोई भी भयावह या भयानक हथियार जो है उसका उत्पादन ना हो, उस पर रोक लगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्र जो है शांतिपूर्वक और सुरक्षा से अपने संबंधों का पालन करें, तो यह भी एक पॉइंट है। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रवाद। हो गया कि भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, आर्थिक एवं राजनीतिक एकता के विचार या विचारों के समूह को कहते हैं। ठीक है, यानी धर्म, जाति या भाषा या संस्कृति के आधार पर जब हम एक सूत्र में बंध जाते हैं तो उसे हम राष्ट्रवाद की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विश्व जनमत, जिसका मतलब है पूरे विश्व में जनता का मत संग्रह, यानी जनता किसी विषय के बारे में क्या सोचती है, उसका क्या राय है, उसकी क्या राय है, ये विश्व जनमत है। और सामूहिक सुरक्षा का अर्थ देखेंगे हम लोग एक लाइन में कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। मतलब एक राष्ट्र अगर सुरक्षित नहीं है तो सभी राष्ट्र चिंतित होंगे, सभी राष्ट्र जो है उसकी सुरक्षा के लिए अग्रसर होंगे। तो ये सामूहिक सुरक्षा भी हमें पढ़ना होता है। और नेक्स्ट देखेंगे साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का अर्थ यहाँ पे जान लेंगे हम लोग कि एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को अपने अधीन करने की नीति। मतलब जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना अधीन करना चाहता है, उस पर कब्जा जमा लेना चाहता है, तो उसे हम साम्राज्यवाद की संज्ञा देते हैं। और यह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने की ज़रूरत होती है, इन सारे विषय को पढ़ने की आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट हमारा है नव उपनिवेशवाद, जिसका अर्थ है विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप करना। यानी कि जब कोई विकसित देश विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है, चाहे वह डायरेक्ट तरीके से हस्तक्षेप करे, दखल दे, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से दखल करे, तो हम उसे नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। तो ये एक हमारा आज एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे चैनल एक्सप्रेस लाइफ को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो और बनाया जा सके।